हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया हूँ MCO 4 की, जो कि बेस्ड है बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हम इसके अंदर बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसके अंदर जो चीज़ें बताऊंगा बहुत कम से कम मिनिमल वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं इस पेज के अंदर। ठीक है, आपको जो बोलूँगा बस आपको सुनना है, आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आपको ज़्यादा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप एक बार स्टडी मटेरियल को अपने रीड आउट करोगे तो और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। बाकी आप अगर जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सुनोगे भी ना तो भी इसमें आप इनफ है आपके लिए। ठीक है, आप अपने वर्ड्स के अंदर बना के लिख दोगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर मतलब जैसे हम बोलते हैं वातावरण और बिजनेस, मैं क्या किसके कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ, बिजनेस के कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ। अब बिजनेस एक वर्किंग कर रहा है, एक कंपनी चल रही है, वो किसके आसपास चल रही है, इन्वायरमेंट के आसपास। अब वो जो प्रोडक्ट बनाती है वो किसको देगी, वो अपने आसपास के लोगों को, अपने इन्वायरमेंट में तो प्रोडक्ट देगी ना। अब एक चीज़ नोटिस करो कि मैंने कुछ लकड़ी काटी, मैंने उसके बैट बनाया, बैट कहाँ बेचूंगा मैं, इन्वायरमेंट में तो बेचूंगा, भारी तो बेचूंगा अपनी कंपनी से, अपनी कंपनी के अंदर तो बेचूंगा नहीं। तो कहने का मतलब यही है, ऐसा चीज़ जिससे कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट होती है। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसकी सिग्निफिकेंस मतलब ये बहुत ज़रूरी है, मतलब ज़रूरी क्यों है, क्या क्या चीज़ है इसके अंदर ज़रूरी है जो ये है। फर्स्ट चीज़ डायनामिक, भाई बिजनेस एनवायरनमेंट होता है डायनामिक। अब ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे कि हम देखेंगे कि 2011-12 के स्टार्टिंग में या 10 के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एंड्रॉयड फ़ोन यार आने लगे थे हमारे पास। हमने ये कुछ नया चीज़ थी हमारे पास कि भाई हमने इससे पहले एंड्रॉयड फ़ोन नहीं देखे थे, इससे पहले सिम्बियन फ़ोन चलते थे, बटन वाले फ़ोन चलते थे, वे धीरे धीरे टाइपिंग के फ़ोन है। तो ये क्या हुआ, ये सारा का सारा चेंज होता रहा। अब जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, लोगों की डिमांड बढ़ी, लोगों की डिमांड चेंज भी हुई, उसके अकॉर्डिंग लोग कंपनी वालों को बनाना पड़ा प्रोडक्ट। ठीक है, कम्प्लेक्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स है। हम जैसे बोलते हैं ना कि इंसान का नेचर होता है, अब हमने पढ़ा भाई ऐसे बंदा होता है तो उसके अंदर ये नेचर होता है, अगर इसके अंदर ये इस तरीके से बात कर रहा है तो उसका नेचर ऐसा है। बट तब भी हम ह्यूमन नेचर को पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते एक हम लिटरेचर पढ़ के। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स चीज़ है जस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने सब कुछ स्टडी कर ली, उसके बाद भी ज़रूरी नहीं कि आपके 100% आपको क्या कहते हैं ना एक मतलब आपका प्रॉफिट ही हो जाए, 100% आपको जो सक्सेस मिल जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। आपने सोचा आपने एक प्रोडक्ट बनाया पूरा स्टडी करके, उसके बाद भी प्रोडक्ट नहीं चला तो उसका मतलब क्या है, कहाँ पर गलती हुई है। इसका मतलब यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमें अपनी मेहनत करनी है, बट हम ये नहीं कर सकते श्योर सक्सेस हमको मिल सकती है। ठीक है, मल्टी फेस्टेड। अब इसका सिंपल सा मतलब है ये मल्टी फेस्टेड, किसी किसी चीज़ के जैसे क्या होता है ना बिजनेस एनवायरनमेंट, किसी के लिए तो ये वरदान है और किसी के लिए थ्रेट है। अब जैसे सपोज करो कि दो कंपनी है सेम इन्वायरमेंट में वर्क कर रही है। जैसे मैंने बोला पहले सैमसंग कर रही थी, समझ लो एक राज एक एरिया पे। ठीक है, इंडिया में सैमसंग राज करी थी सपोज करो। अब उधर एक एंट्री और मारती है MI। अब MI के लिए क्या हुआ, MI के लिए कंपटीशन हो गया। अब MI के लिए वो इंडिया जो एरिया है, जो इंडिया का एनवायरनमेंट है, उसके लिए एक थ्रेट है। क्यों थ्रेट है, अब भाई उसको पता है कि इस पे तो पहले ही कैप्चर कर रखा है, अब उस थ्रेट में से इसको एक अपॉर्चुनिटी बनानी है। और फिर सैमसंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी है ही, पहले सैमसंग तो गेन कर ही रहा है उसके अंदर, तो मतलब दूसरी कंपनी के लिए कुछ और चल रही है चीज़, तो इसके अपोजिट दूसरी कंपनी कुछ और सोच रही है उसके लिए। ठीक है, इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट है। हम जैसे अभी सीन कर ही रहे, यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, वॉर इन दोनों की हो रही है, बट पूरा का पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट हो रहा है इसके। ठीक है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और अभी धीरे धीरे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है, रशिया तो है ही बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है बाय लैंड, और उसका इकोनॉमी भी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द यूक्रेन। तो कहने का मतलब यही है कि यार ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जहाँ पर USA की कंपनी का जो प्रोड्यूस हुआ माल आपके इंडिया में भी मिलता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में भैया पूरा वर्ल्ड बहुत छोटी चीज़ है। अगर एक जगह इम्पैक्ट हो रहा है किसी चीज़ का, और ये वॉर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, कहीं इम्पैक्ट हो रहा है तो पूरी वर्ल्ड पे उसका कहता है ना असर ज़रूर दिखेगा आफ्टर सम टाइम। अभी तो थोड़ा कम लग रहा है लेकिन आफ्टर सम टाइम सबको दिखेगा कि क्या इससे इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया पे ही भी दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। अब टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक हो गया अपना इंटरनल, एक हो गया अपना एक्सटर्नल। इंटरनल तो सिंपल से मतलब है भैया विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हुआ भाई, अपनी कंपनी के अंदर ऐसी चीज़ें जो आपके प्रोडक्शन में, जो आपके इस मैनेजमेंट के अंदर यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें हो गया। आपके एम्प्लॉयज़ हो गए,
आपकी मैनेजर हो गया, आपके एम्प्लॉयज़ हो गया, आपकी जो वर्किंग कंडीशन होगी, आपके जो कहते हैं ना आपके कंप्यूटर्स हो गए, ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आ गए आपके। हम बात करते हैं अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। अब ठीक है, इसके अंदर आ गए आपके इकोनॉमी, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स, वर्कर्स, पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स आ गए। एक चीज़ और ध्यान से सुनो कि इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क क्या होता है कि इंटरनल को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आपके हाथ में होता है, आपके पास फाइनेंस है। अगर आपके पास 100 रुपये का आप बजट पेश करें, $100 का या 100 करोड़ का आप एक बजट पेश कर रहे हो, आप 100 का 110 कर सकते हो उसको। अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंस कहीं से जुगाड़ बगाड़ कर, मतलब आपके पास उस चेंज करने की पावर है। बट आप एक्सटर्नल को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सटर्नल को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इन्फ्लुएंस होना ही पड़ेगा। आपकी एक्सटर्नल से आपकी इंटरनल पॉलिसीज में चेंज आएगा ही आएगा। अब एक्सटर्नल में आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताया। अब ये एक्सटर्नल भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक्सटर्नल में क्या है, माइक्रो लेवल, एक आगे और एक आगे मैक्रो लेवल। अब मैक्रो का मतलब क्या हुआ, बड़ा, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है। अब एक बार देखना, ये इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक मैंने पॉइंट आउट कर रखे, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, ठीक है, ये पॉइंट्स मैक्रो के अंदर आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा व्यापक होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, परवेसिव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कस्टमर्स, इंटरमीडिएरीज, सप्लायर्स, वर्कर्स, पब्लिक्स। ये छोटे लेवल पे हो, ये होते एक्सटर्नल फैक्टर है, आपकी कंपनी के अंदर नहीं होते हैं, बट ये छोटे लेवल पे असर देते हैं, जैसे माइक्रो लेवल बोलते हैं उसको, ठीक है। 2 लेवल्स आ गए। अब हम बात करते हैं इनकी। फर्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो लेवल की। माइक्रो के अंदर हमने बात करी कस्टमर्स की। अब देखो, कस्टमर तो यार अल्टीमेट गोल है कंपनी का। आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी सर्विस देते हो, वो किसके लिए, आपके कस्टमर के लिए। अगर सपोज करो कि कस्टमर का टेस्ट ही चेंज हो जाता है, जस्ट सपोज करो जैसे नोकिया के फ़ोन थे, पहले सबको मैं कहता था इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट नोकिया ही था एक टाइम, बट जैसे एंड्रॉयड मार्केट पे करा, उन्होंने विंडोज़ का अपना स्टार्ट किया, लेकिन लोगों को विंडो पसंद नहीं आया क्योंकि उसके अंदर ऐप्स भी इतने अच्छे नहीं थे, और बहुत सारी, मतलब जो एंड्रॉयड में आपको फ्रीडम थी, बहुत सारी एप्लीकेशंस की, बहुत सारी फ्री में मिल जाती थी, वो विंडोज़ में नहीं थी। तो ये सब चीज़ों भाई लोगों का टेस्ट चेंज हुआ। लोगों को तो जब पैसे तो लोगों को 100 रुपये देने थे, समझ लो, सपोज करो 100 रुपये का एक फ़ोन ये आ रहा है, 100 रुपये का वो आ रहा है, तो जहाँ पर लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी तो उधर खरीदेगा ना लोग। तो कहने का मतलब यही हुआ, कस्टमर्स आर द अल्टीमेट गोल ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ये थी। अब आगे अपनी बात, इंटरमीडियरीज हो गया अपने, जैसे हम कहते हैं रिटेलर, होलसेलर, ठीक है, ये बीच में आते हैं, बिचौलिए कहते हैं जिसको। एक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट, फिर होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने फिर रिटेलर को दिया, ये चैन चलती है इसके अंदर। अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, अगर सपोज करो कि होलसेलर ने भाई प्राइस बढ़ाया, ठीक है, तो रिटेलर भी बढ़ाएगा प्राइस को, जो अल्टीमेट जो पर्सन को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो महंगा मिलेगा, सपोज करो ना, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ होगी। अब सप्लायर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट हो, क्योंकि आप को सपोज करो एक मैगी चाहिए, आप मैगी के लिए आप कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास तो जाओगे नहीं कि लेने के लिए, आप तो छोटी सी किराना दुकान पे चले गए, तो उस किराना दुकान पे भी सामान कहाँ से आया, अब किराना दुकान तो जाएगा नहीं मैन्युफैक्चर के पास, उसके पास छोटे छोटे सप्लायर चेन्स होते हैं जो होलसेलर से माल इकट्ठा करते हैं। बाइक्स होगी, स्कूटीज होगी, उस पर जाकर, या ट्रक्स हो गए, डिपेंड करता है वो उसका कैसा बिजनेस है, वो आपके रिटेलर शॉप पे प्रोडक्ट को देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं वर्कर्स, भाई वर्कर्स तो करते ही करते हैं। देन पब्लिक्स और कस्टमर्स आर जस्ट सेम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर अपनी एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो मैक्रो लेवल पे आपका इम्पैक्ट करते हैं, मैक्रो लेवल पे। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका इकोनॉमिक। आपने देखा होगा 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई, तो ये क्या था, ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज एंड ग्लोबलाइज कर दिया। हमने बाउंड्रीज खोल दी कि भाई अब कोई भी कंट्री हमारे अंदर आकर बिजनेस कर सकती है अपना, और हमारी कंपनी बाहर जाके बिजनेस कर सकती है। इससे होगा क्या, इससे भैया अपना इकोनॉमिक बढ़ेगी, क्योंकि जो सेम प्रोडक्ट थे हमारे इंडिया के अंदर वही चल रहे थे, बट जब ये एक रियलिटी है, हम एक वर्ल्ड है, कंट्रीज है इसके अंदर जो डिवाइडिंग है, ठीक है। अब इंडिया अलग कंट्री है, यूएसए एक अलग कंट्री है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। आपकी जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है पता नहीं, क्या पता आपके में वीट ज़्यादा नहीं उगता हो, क्या पता आपको खाने के सामान, खाद्य पदार्थ ज़्यादा नहीं उगते हो कि ज़मीन में, बट आपकी टेक्नोलॉजी पावर अच्छी है,
और क्या पता हमारे पास टेक्नोलॉजी पावर अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास खाद्य पदार्थ ज़्यादा उठते हैं अपनी मतलब कि खपत से भी ज़्यादा। तो जो बच गया खपत में एक्स्ट्रा सरप्लस हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और जो हमें टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमने इंपोर्ट कर लिया। ये सब चीज़ें, तो सारी चीज़ों को सबको एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि कहने का मतलब कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, सारी कंट्री को कनेक्शन की ज़रूरत है। फिर आती बात पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो देखो, अब जैसे यूक्रेन और रशिया हो गए, क्या आपको पता है कि जब ये वॉर ख़त्म हो गई, एक स्टेज पे जाकर वॉर ख़त्म हो गई, रशिया और यूक्रेन के जो संबंध है वो सुधर पाएंगे क्या? वो दोनों एक दूसरे के साथ आगे व्यापार कर पाएंगे? उनके बंदे रशिया के अंदर आकर काम कर पाएंगे? नहीं। उनके जो पासपोर्ट होगा वो होगा, उन पर एक रेड, मतलब कि कहते हैं ना, एक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा यूक्रेन वाले लोगों को रशिया के थ्रू, और यूक्रेन वालों के थ्रू भी कर दिया जाएगा रशिया वालों को ब्लैक लिस्ट। तो ये कहने का मतलब ये पॉलिटिकल नेचर है। अगर आपकी किसी कंट्री से नहीं बनती तो वो हर एस्पेक्ट में नहीं बनेगी। बड़े बड़े लीडर्स की नहीं बनती दूसरी कंट्री से। सपोज करो इंडिया पाकिस्तान के मोदी जी और हमारे जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनकी नहीं बनती, तो उनके पूरे बिजनेस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा उस कंट्री के। ठीक है, गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं, प्राइवेट लेवल पे भी। अब हम बात करते हैं अपने सोशल कल्चर की। सोशल कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया के अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में नहीं होते। जस्ट सपोज करो हम बात करते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती की। अब जो ये धूप बत्ती अगरबत्ती है, मैंने अपने इंडिया के अंदर देखे, हमने मंदिरों में जाकर हमने विजिट किया है, बहुत ज़्यादा जलती है। ठीक है, अगरबत्ती होगी, धूप बत्ती होगी। अब अमेरिका के चर्च में जाओगे तो मोस्टली मेरे ख्याल से कैंडल्स लगा देंगे, मेरे को लगता नहीं उससे ज़्यादा कुछ है। तो जब वो उधर यूज़ नहीं करते ये चीज़ें, तो उधर के डिमांड भी नहीं होगी उधर लोगों की पास उस लेवल की जो इंडिया के अंदर है। तो उधर वो सेम प्रोडक्ट बेचने का कोई फ़ायदा है? सॉरी दोस्तों, वो एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था, इस चक्कर में थोड़ी वीडियो होगी। लेट्स कंटिन्यू। मैं क्या बोल रहा था, सोशल कल्चर के बाद टेक्नोलॉजिकल सीधा सा ही मकसद है कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। जब आपका एक सेम प्रोडक्ट सही चल रहा है तो आप उसको क्यों चेंज करते हो? आप खुद सोचो। आप यार सोचते हो कि यार मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है, मेरे फ़ोन में थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हो, अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस करना चाहते हो। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होते जाएगी। जो आपने आज 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदी है, आप सोच रहे हो कि मेरी सबसे पास टॉप की चीज़ है, वो आगे चल के आपको कुछ टाइम बाद 50-60 हज़ार की भी हो जाएगी, उससे भी बड़े बड़े मॉडल्स आएंगे। टेक्नोलॉजी एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा आज के जो प्रिविलेंट टाइम है ना, इसके अंदर सबसे मेजर रोल प्ले करता है। आप इस टेक्नोलॉजी से जो एक बहुत बड़ा लमसम प्रोजेक्ट होता है जो हम पहले करते थे आप, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, आप टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से उसको बहुत कम समय पे बहुत एफिशिएंटली बहुत इफेक्टिवली कर सकते हो, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी और कस्टमर को भी कम में मिलेगा, तो वो तो खरीदेगा यार। ठीक है, नेचुरल के अंदर हो गया आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, डेमोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। जैसे कि मैंने बोला, आप एक एरिया में रहते हो, जैसे इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर भाई अलग अलग टाइप्स के सोइल्स होते हैं फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। रशिया के अंदर भी सेम है, उसकी जो मिट्टी का है टेक्सचर, जो मिट्टी है उसकी वो अलग लेवल की है। मतलब जो इंडिया के अंदर सेम प्रोडक्ट उगता है, ज़रूरी नहीं कि वो रशिया में भी उगेगा, जो रशिया में उगता है वो ज़रूरी नहीं इंडिया में उगेगा। तो सबकी मिट्टी अलग है, सबका इन्वायरमेंट का जो क्या है टेम्परेचर और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो अलग अलग है, तो उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट उगेगा, तो वो उसका बेनिफिट उठाएगा, वो सेम प्रोडक्ट आपकी कंट्री में भेजेगा, क्योंकि उसके पास जो एडवांसमेंट है ना, उसकी कंट्री में उग रहा है बहुत ज़्यादा सरप्लस मात्रा में। तो ये सब चीज़ें नेचुरल के अंदर। ठीक है, अब ये फैक्टर्स की हमने बात करी थी, उसके बाद हम बात करते हैं इमर्जिंग सिनारियो। ये देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। इमर्जिंग सिनारियो का मतलब ये होता है कि आजकल के टाइम में जो हम आज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ ना, हॉट टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट है हमारा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या इम्पैक्ट करेगी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को? सिंपल बात है, यस, आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने बात करी पाकिस्तान की हो गई, अब पाकिस्तान में कभी सत्ता उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो जो उसके अंदर बिजनेस वाले बंदे हैं, वो ऑब्वियस की बात है, एक बंदे का सोच अलग होती है पॉलिसी को लेकर कि भाई हम इस पर इतना % टैक्स लगाएंगे एक गवर्नमेंट की, वो जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी उसकी सोच अलग होगी। जो बिजनेस होगा ना उससे इम्पैक्ट होगा। ठीक है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है,
फिर आती बात ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत मतलब कि आपका जो कंट्री है वो फ्री है, मतलब कोई भी कंट्री आपकी कंट्री में आके व्यापार कर सकता है और आप भी बाहर जाके कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका इम्पैक्ट होगा जब बाहर की एक समझ लो, एक सपोज करो एक आपने 100 रुपये दिया, आपको एक अच्छा बेटर फीचर का चीज़ मिल रही है, टेक्नोलॉजी बाहर से या फ़ोन मिल रहा है, तो आप अपने इंडिया वाले को क्यों लोगे? वो बाहर की कंपनी का ब्रांड खरीदोगे ना आप। जस्ट लाइक MI जो चाइना की ब्रांड है, लोग खूब ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो सस्ती दामों पे बहुत अच्छी फीचर्स वाले फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस। अब जैसे अभी कोई एक समझ करो, जैसे पहले आपने हम देखते थे पहले जो फ़ोन आते थे एंड्रॉयड के, उसमें एक कैमरा होता था पीछे, और उससे पहले जब फ्रंट में कैमरा आता था ना, वो बहुत बड़ी बात होती थी, भाई फ्रंट में भी कैमरा पीछे भी कैमरा है। फिर क्या हुआ, पीछे 2-2 3-3 कैमरे वाले फ़ोन आने लगे। तो ये टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है, वही बात है। फिर बात आई आपकी आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो छोटे छोटे प्रोसेस में ना अपना वो सोचते हैं कि अगर हम ये छोटे प्रोसेस नहीं करेंगे, इसमें हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, तो वो जो छोटी मोटी कंपनियां होती है, छोटे मोटे जो एजेंट्स होते हैं, वो उसको काम सौंप देते हैं कि भाई तू ये काम कर। जैसे कि आउटसोर्सिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो DTDC, आपने नाम सुना होगा DTDC का, कोरियर वालों का, तो उनका बहुत बड़ा हब है। वो जो छोटे मोटे कोरियर के एजेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं, जो लाइसेंस लेके बैठे होते हैं, प्रोपराइटर, उनको अपनी आउटसोर्सिंग परमिशन दे देते हैं कि भाई आपको 1 साल तक हम आपकी कंपनी में काम करेंगे, आपके साथ काम करेंगे। सपोज करो 1 साल 2 साल जो भी है, तो वो आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी के थ्रू बाहर शिपमेंट भेजते हैं विदेश, और बाहर से मंगवाते भी है। आपका काम क्या होता है, सिर्फ कस्टम क्लियरेंस, दैट्स इट। उनके पास सारा हब होता है, सब कुछ होता है, आपको उधर गोडाउन में पहुंचाना होता है सामान। आपका क्या काम हो, कस्टम क्लियरेंस। वो ये कस्टम क्लियरेंस चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टिंग अपनी फालतू की नहीं बढ़ाना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर मैं दूसरे बंदे से करवाऊंगा तो मेरे को कॉस्टिंग कम आएगी, और दूसरे का भी काम चल रहा है तो क्या ही परेशानी है, उनकी कॉस्टिंग कम आएगी, ठीक। तो फिर वो वाला ऑप्ट करते हैं वो। और कस्टम्स की फॉर्मेलिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो दूसरे जो एजेंट्स होते हैं ना, उनको बियर करनी पड़ती है सारी चीज़ें। कोई डॉक्यूमेंट्स होता है तो कंपनी वाले से मांग लेते हैं DTD से कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट की नीड है, आप प्लीज़ प्रोवाइड करो, तो वो कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने देखा गवर्नमेंट के जो पेपर्स होते हैं, मोस्टली टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होती है। गवर्नमेंट अपना चाहे तो एक बड़ा सा इंस्टीट्यूशन बना सकती है जो प्रॉपर इसका काम करे, बट नहीं, गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले रखा है, हायर कर रखा है, जिसको आउटसोर्सिंग परमिशन दे रखी है कि भाई आप टाटा कंसल्टेंसी हो गए सर्विस में, या आप काम करो, ठीक है। इसका गवर्नमेंट्स के जो बच्चों के पेपर है डिफरेंट, हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इस टाइप के पेपर आपको लेने हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे कैसे पेपर बनाते हैं वो। फिर आया आपके बाद इमर्जिंग रूरल मार्केट्स। एक होता अर्बन, एक होता रूरल। अर्बन का मतलब क्या हुआ, अर्बन का मतलब होगा शहरी, और रूरल का मतलब हो गया जो गांव का टाइप का विकास होता है, गांव की चीज़ होती है, गांव का जो होता है रूरल, उसको बोलते हैं। इमर्जिंग रूरल मार्केट्स, भाई शहर में तो अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं, जब गांव में भी अच्छे अच्छे मार्केट्स होंगे, अच्छे अच्छे सामान लोगों को मिलेगा, तो वो क्या कहते हैं, वो सिटी में क्यों आएंगे, वो अर्बन एरिया में क्यों आएंगे, वो उधर से परचेज करेंगे, तो उधर की भी डेवलपमेंट बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ये सब चीज़ें। स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, जब आप पैसा किसी से उधार लेते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो स्टेक होल्डर यही सोचता है कि भाई मुझे एट द एंड में इक्विटी में लगाया मैंने पैसा, तो मुझे मैक्स टू मैक्स रिटर्न मिले, ठीक है, ये होता है। तो ये हाँ करता है, ये सारी चीज़ें आजकल के टाइम की जो इमर्जिंग सिनारियो हैं, ये सारे वैलिड है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एक छोटा सा टॉपिक था, बाकी इसके आगे मैं जो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हो गया, प्रोसेस हो गया डिफरेंट, वो मैं आगे इसके सेकंड पार्ट में ला दूंगा। थैंक यू वेरी मच।